और राइट, तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत उसेकी, जो कि सीईओ है वाइज इन्वेस्ट के। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और एक बार फिर से बेड़ा आपके कंधों पर हमारे दर्शकों की सहायता करने का। मेरे साथ फोन लाइन पर भी हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। इनका नाम विकी है। विकी, हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? गुड इवनिंग, मैं सांगली से बोल रहा हूँ। सांगली से? क्या हाल है वहाँ पर? बारिश को लेकर सब ठीक ठाक? हाँ ठीक है। अरे हम तो बम्बई में हैं, बताइए। यहाँ पर तो सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है, इतनी बारिश हो रही है। यहाँ पर भी है लेकिन कम है। अच्छा, बताइए विकी, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? मैम, मेरे पास निपॉन इंडिया मल्टी कैप ग्रोथ फंड और जी कॉन्ट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, इन दोनों में 3,000 की SIP चल रही है 18 महीने से। ठीक है, ठीक तो है। 15 साल बाद कितना आपको मिलेगा, आप जानना चाहते हैं विकी? और ठीक है, 10% ऐड भी करूंगा हर साल। चलिए। किसने रेकमेंड किए? क्योंकि फंड्स तो बहुत बढ़िया है विकी। मैंने सिलेक्ट किए हैं। आपने सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छी आपकी चॉइस है। कौन स्मॉल कैप को लेके फिलहाल आपकी स्थिति कैसी है? कब से निवेश कर रहे हैं आप? 18 महीने हो गए। 18 महीने हुए हैं। कौन स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस से खुश हैं? उसमें थोड़ा निगेटिव है, लेकिन पॉइंट में निपॉन में अच्छा है, मल्टी कैप में। निपॉन में अच्छा होगा। चलिए ठीक है, बताते हैं बदलाव कहाँ पे करना चाहिए, और जब SIP बढ़ाएंगे भी ना, तो कौन से फंड को डालना चाहिए पोर्टफोलियो में। फंड डालना भी चाहिए कि सिर्फ अमाउंट बढ़ाना चाहिए एग्जिस्टिंग फंड्स में, ये भी जान लेते हैं। हेमंत सर, क्या सलाह? देखिए कविता, इनकी जो अभी SIP की जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 है। और अच्छी बात यह है कि एक तो उन्होंने अपने आप को काफी लंबा समय दिया, 15 साल का, और साथ ही उनकी कमिटमेंट है कि वो हर साल 10% से अपनी SIP बढ़ाएंगे। आई थिंक ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी निवेशक के लिए। अगर आप सही मायने में छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से एक बड़ी रकम बनाना चाहते हो और इक्विटी जैसी एसेट क्लास का सही मायने में आप फायदा उठाना चाहते हो, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है हर निवेशक को ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, इनके पास दो फंड्स हैं अभी 6,000 के लिए। एक निपॉन इंडिया मल्टी कैप और एक स्मॉल कैप है। पहले अगर हम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें, तो पहले तो बता दें कि कॉर्पस कितना बनेगा। मेरे हिसाब से अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 73 लाख का कॉर्पस बनेगा इनका 15 साल के बाद। दूसरा, इनके फंड्स में जैसे मैंने कहा कि एक मल्टी कैप, एक स्मॉल कैप है। देखिए, मल्टी कैप तो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मल्टी कैप एक ऐसी कैटेगरी जो आपको तीनों सेगमेंट में मिनिमम 25% एलोकेशन देती है, और बाकी 25% जो फंड मैनेजर के पास है। तो और इस कैटेगरी का जो फंड इन्होंने चुना, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, काफी कंसिस्टेंटली अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो वो तो डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो में बना रहेगा। दूसरा, स्मॉल कैप का जो फंड है, मुझे लगता है कि देखिए, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें प्रोपोर्शन कितना है। 3,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ऑलरेडी 25% पैसा जो है स्मॉल कैप में जा रहा है, और फिर पूरा पैसा 50% और अगर आप स्मॉल कैप में लगाएं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखें, क्योंकि स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर मिल रहा है मल्टी कैप के थ्रू। तो वहां पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जैसे आप चाहें तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, काफी अच्छा फंड है। बेसिकली कंसंट्रेटेड बेट्स लेते हैं, बट आई थिंक परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। हाँ, आगे जाके अगर ये अपना और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तब चाहे तो स्मॉल कैप को कर लीजिए, बट इस समय पे मुझे लगता है वो स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बनाना। और राइट, विकी मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हैं। विकी, हाँ बोलिए मैम। जी, देखिए, मोतीलाल ओसवाल का लार्जर मिड कैप जो है आपको रेकमेंड किया जा रहा है। कुछ और सलाह पूछनी है आपको, मांगनी है? हेमंत सर से लाइव है हमारे साथ इस वक्त। तो स्मॉल कैप में थोड़ा कम करके निपॉन में 1,000 बढ़ा सकते हैं क्या? आपको निवेश निपॉन में बढ़ाना है, हेमंत सर, रेकमेंडेड है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। आई थिंक जैसा अभी तो 50% है दोनों में, और डेफिनेटली इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट विकी। रुदल कपर मेरे साथ फोन लाइन पर है। रुदल, नमस्कार, हाय, गुड इवनिंग। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। अब मेरे को थोड़ा बढ़िया हूँ मैम। वेरी नाइस जी, आपको सलाह चाहिए? देख लीजिए,
मेरे को हाँ। कैसा पोलियो जो बनाया वो ठीक है कि कुछ उसमें से निकलना है, क्या करना है आप जी थोड़ा देखिए। जी रुदल मैं आपके फंड्स के नाम बोल देती हूँ, आप चेक कर लो यही फंड्स है या नहीं। मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात कर रही हूँ, कोटक मल्टी कैप, और आपके पास आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी है। आप जानना चाहते हैं इन फंड्स के बारे में, और आपका गोल है 50 to 60 लाख फॉर रिटायरमेंट, और 15 साल तक आप इस पोर्टफोलियो में रहना चाहते हैं। इज़ दैट राइट? 25% आप जो है स्टेप अप भी करेंगे अपनी एसआईपी को, ये बात सही हाँ है? ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है। 7,000 रुपये का फिलहाल आपका है। ओके, आई थिंक इट्स अ मैं डिसेंट बढ़ाऊंगा पोर्टफोलियो। फिलहाल मैं बढ़ा। हाँ 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 अभी रुदल, करीब जैसे करीब आपको 2,10,000 हो गया हुआ है पोलियो। अरे वाह, आपने कब से शुरू किया था? देखिए 2023 में शुरू किया था आपने। हाँ अच्छा, 2023 से। और बाजार में गिरावट हुआ, उतार चढ़ाव हुआ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, आपने अपनी एसआईपी को जारी रखा। नहीं मैं गिरावट होने से मैं बीच में डाल देता हूँ 2,500 हाँ। 2,000 1,000 से डालते रहता हूँ। वेरी गुड रुदल, वेरी गुड। ओके, बताते हैं कि अब 50 से 60 लाख रुपए कैसे आपके इकट्ठा होंगे और फंड्स कैसे हैं। हेमंत सर। देखिए कविता, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है जैसा उन्होंने कहा 7,000 की है पर मंथ। एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 साल का समय है। अगेन आई थिंक टाइम होराइजन बिल्कुल सही है। इनका जो टारगेट है वो 50 to 60 लाख है यहाँ पे। देखिए जैसा इन्होंने कहा कि 25% से अगर वो अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ज्यादा कॉर्पस बनेगा। बट आई थिंक इनके लक्ष्य की अगर बात करूं तो वहां तक पहुंचने के लिए करीब 7 to 8% स्टेप अप करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो जितना ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाएंगे तो उतना बड़ा ही कॉर्पस बनेगा। सिर्फ मुझे एक ही बात बोलनी है कि जो उन्होंने टारगेट रखा है 50 to 60 लाख रिटायरमेंट के लिए 15 साल के बाद, मुझे लगता है उनके बारे में थोड़ा फिर से सोचने की जरूरत है उनको। हम हमेशा कहते हैं कि रिटायरमेंट का गोल एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, क्योंकि उसमें एक बड़े रकम की जरूरत पड़ती है। इन्फ्लेशन का हमेशा कंसिडरेशन रहना चाहिए जब आप लक्ष्य अपना बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो फिर से सोचें। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि ये कमिटेड है 25% से अपनी एसआईपी को बढ़ाने के लिए, तो कॉर्पस जो है इनका काफी ज्यादा बनेगा। तो ये एक कंफर्ट है वहां पे इनके पोर्टफोलियो में। अगर हम देखें ब्रॉडली तो आई थिंक मैं कहूंगा कि फंड्स इन्होंने अच्छे चुने हैं। थोड़ा सा जो सेगमेंट एलोकेशन है मुझे लगता है उसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो जैसे 3 फंड इनके पोर्टफोलियो में जो है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये डेफिनेटली बने रह सकते हैं। इनके अलावा इनके पास एक और है फंड आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, जो अपने कैटेगरी का बहुत ही अच्छा फंड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि फ्लेक्सी कैप में आपको लार्ज कैप मिल रहा है, मल्टी कैप में आपको लार्ज कैप मिल रहा है। एक कैटेगरी जो मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में, कंसिडरिंग जिनका जितना इनका अमाउंट है, एक मिसिंग है, मुझे लगता है वो मिड कैप मिसिंग है। तो एक मिड कैप फंड होगा तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। तो आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप की जगह पे मैं सिर्फ इसलिए ताकि सेगमेंट को आप रीअलाइन कर सकें, वो पैसा आप मिड कैप में लगाइए, या तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, या आप चाहें तो निपॉन इंडिया ग्रोथ, इनमें से कोई भी एक फंड ले लीजिए। बट ये मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा रीबैलेंस कीजिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न जो है बहुत ज्यादा आपको सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्योंकि मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो भी 150 स्टॉक्स है, 101 से लेकर 250 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो एक बदलाव, और जैसा मैंने कहा कि अगर ये 25% से बढ़ाएंगे तो कहीं ज्यादा कॉर्पस बना पाएंगे जो उनका लक्ष्य उससे ज्यादा। रुदल, आपने सुना आपको जो सलाह दी है हेमंत सर ने? में कौन सा है? एचडीएफसी का मिड कैप लेना तो ठीक रहेगा कि कौन सा? एचडीएफसी का मिड कैप ले सकते हैं ना हेमंत सर? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड फंड है और काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी ले सकते हैं। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट रुदल। संजय का सवाल लूंगी मैं, बैंगलोर से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, हाय, गुड इवनिंग। Hi, Kavita. Good evening. Thank you. हाउ आर यू डूइंग? I'm doing good. How are you? गुड गुड गुड, थैंक यू। ओके, सो संजय, आपने डिटेल्स हमें दे दी है, और रिटायरमेंट कॉर्पस की प्लानिंग है 8 CR, टाइम होराइजन इज़ 14 years, 1.2 लाख SIP एवरी मंथ, निपॉन मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, SBI कॉन्ट्रा। इज दैट राइट? Correct. ओके, करंट पोर्टफोलियो वैल्यू इज 23 lakhs, 15% स्टेप अप आप प्लान कर रहे हैं। फंड मिक्स आपको जानना है। ओके संजय, वील हेल्प यू विद दैट। कुछ और आपको ऐड करना है अपने क्वेश्चन में?
नहीं बस उतना ही आई कैन ऑल्सो इंक्रीज माई SIP बट जस्ट थिंकिंग दैट बिकॉज द मार्केट्स प्रीटी वॉलेटाइल एट द मोमेंट अभी करने सही होगा और बिकॉज आई हैव can go up to 1.5 per month at this time, but is it a good time to do that or no is also a suggestion that I want. Okay. Hemant sir, over to you. हाँ देखिए कविता, दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। 14 साल का समय इनके पास, 15% से ये स्टेप अप करना चाहते हैं, करीब 1,20,000 की SIP है इनकी। तो और इनका जो कॉर्पस अभी तक बना है वो करीब 23 लाख का बना है। तो इन सब चीजों को अगर हम कंसिडर करें और 12% का एनुअल रिटर्न मान के चलें, तो मेरे हिसाब से, हालांकि इनका टारगेट 8 करोड़ है, बट मेरे हिसाब से करीब 13 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अचीविंग टारगेट एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स जब आप 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि जब भी आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़े, तब आप अपना फोकस अपने गोल और अपने टाइम होराइजन पे रखिए और उसको, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली आप कंटिन्यू करते रहे। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, टारगेट से कहीं ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जहां तक फंड्स का बात है, मुझे लगता है कि फंड्स उन्होंने काफी अच्छे चुने इन टर्म्स ऑफ बोथ कैटेगरी ऑफ फंड्स, और जो एलोकेशन उन्होंने किया है और जो फंड जो चुने हैं, वो एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। तो मुझे लगता है कि नहीं है कि इनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी बदलाव करने की जरूरत है। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा कि इनको अपनी SIP बढ़ानी है 30,000 से, वो अभी बढ़ाएं कि नहीं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 14-15 साल का आपके पास समय है। SIP से इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मार्केट लेवल नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप मार्केट में गिरावट भी आती है कुछ समय, तो आपको फायदा होता है, क्योंकि आप एवरेजिंग करते हैं एक डिसिप्लिन तरीके से, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट लोअर लेवल पे जा रही है, जो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को बढ़ाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको SIP बढ़ानी है और आप बहुत क्लियर है कि वो भी आपको अगले 14-15 साल के लिए करनी है, तो फिर आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, आपको मार्केट लेवल नहीं देखना है, क्योंकि आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म में जो भी हो एक्शन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप जब भी चाहें, जब भी आपके पास पैसा हो, जब भी शुरू करना चाहें, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो संजय मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजय, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? हेमंत सर से कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, आई एम क्लियर। थैंक यू सो मच कविता। You're clear? Okay, all the best. Let's move on। और एक और सवाल लेंगे डॉक्टर RB सिंह का, और 60,000 रुपीज़ पर मंथ, और रिटायर होने वाले हैं अगले महीने। स्ट्रैटेजी फॉर आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन डिटेल्स की भी कमी है। डॉक्टर सिंह मेरे साथ फ़ोन लाइन पर भी नहीं है। इस तरह के सवाल जो होते हैं, दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, बहुत डिटेलिंग की, प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और ये डिटेल्स अगर आप हमें नहीं देंगे, क्योंकि आपके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी, हमें अभी तक नहीं पता कि डॉक्टर सिंह करते क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है इस फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से। आप रिटायर हो रहे हैं, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, वो आपने सोचा, मैं इस बात की दाद देती हूँ, लेकिन ये प्लानिंग करके देने के लिए हमारे पास कुछ डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको जो सलाह मिलेगी, हो सकता है आपके लिए सही हो सकता है आपके लिए सही नहीं हो। तो दरख्वास्त यही है कि जो भी दर्शक रिटायरमेंट को लेके सवाल पूछ रहे हैं हमसे, बताइए कि रिटायरमेंट के बाद क्या कोई सोर्स ऑफ इनकम है। अगर नहीं है तो आप जो मौजूदा पोर्टफोलियो की प्लानिंग करवा रहे हैं, अगर उस पर आप निर्भर हैं, उस पर आश्रित हैं, तो उसमें से कितना पैसा आपको हर महीना लगेगा, कब तक लगेगा। कुछ डिटेल्स एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में दें, ताकि हम आपको एक लंबी अवधि की रणनीति बता सके, सही और सटीक रणनीति। हेमंत सर, चैलेंजेस आपके लिए बहुत सारे हैं सवाल में, लेकिन आप कैसे इनकी हेल्प कर सकते हैं? कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, रिटायरमेंट का गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है, और जैसे मैंने पहले भी कहा शो में कि ये एक ऐसा गोल है जहां पे आपको बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। उसके बाद शायद आपकी इनकम भी ना रहे, उसी के हिसाब से आपको अपनी रेगुलर इनकम भी जनरेट करनी है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि जब तक आप हैं तब तक आपका पैसा बना रहे, और आपका पैसा जो है इन्फ्लेशन को भी बीट करता रहे। तो काफी सारे चैलेंजेस हैं, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2-3 चीजें मैं कहूंगा ब्रॉडली ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले, रिटायरमेंट से पहले आपको ये देखना है कि आपकी रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि किस तरह का आपका पोर्टफोलियो बनेगा। क्योंकि आपको इनकम भी चाहिए, आपको ग्रोथ भी चाहिए, तो दोनों चीजों में आपको ये देखना है। दूसरा, आपको ये देखना है रिटायरमेंट के बाद क्या आपको कोई लमसम की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे गोल हो जिसके लिए आपको लमसम की जरूरत हो। कितनी रकम चाहिए, क्या गोल है, कितना समय लगेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो के फिर 2 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा एसेट एलोकेशन जो होगा, इस हिसाब से वो कि पैसे में सिर्फ ग्रोथ आए। दूसरा, इनकम भी बने और ग्रोथ भी आए, और जहां पे हम हमेशा कहते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी कैटेगरी में वो बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि वहां पे इक्विटी का एलोकेशन मार्केट के हिसाब से कम या ज्यादा होता है। वो बिल्कुल सही है, टैक्स एफिशिएंट भी है,
तो वो आपको देखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आपका पोर्टफोलियो है कैसा, कितना पोर्टफोलियो है आपके पास, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है। चौथा और आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका कंफर्ट लेवल मार्केट लिंक प्रोडक्ट से क्या है। अगर आप सीधा रिटायरमेंट के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका कंफर्ट लेवल शायद उस समय पे कम हो, तो आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। समझना है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके बाद अपनी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ तो जैसा मैंने कहा, ये 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स अगर इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती तो हम स्पेसिफिकली इनको बता सकते थे, बट ब्रॉडली किसी भी निवेशक को जब रिटायरमेंट के बाद की स्ट्रेटेजी बनानी है तो ये 4 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए डॉक्टर सिंह, जितना मुमकिन हो सका डिटेल्स के मुताबिक हमने हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको सलाह सही नहीं मिली है तो वो केवल इस वजह से है क्योंकि हमारे पास डिटेल्स नहीं है। दरख्वास्त करती हूँ कि अपना सवाल फिर से दोबारा हमें भेजिएगा ताकि हम आपको सलाह दे सके डिटेल्स के मुताबिक। हेमंत सर, आज के इस पेशकश को, सवाल जवाब के हमारे इस सिलसिले को यहीं थामते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा की तरह आप जुड़ते हैं हर सोमवार को, दर्शकों की सहायता करते हैं। धन्यवाद। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।